हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्ट्स दुनिया पर। और दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों यूनिट 10 में आपका जो गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों 10 क्वेश्चंस रहेंगे हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपके लिए। और दोस्तों डिस्कस करूंगा मैं आपसे बैक टू बैक कुछ क्वेश्चंस ई गवर्नेंस पर, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें आपके लिए दोस्तों इस पूरे वीडियो में मिलने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए ऐसा कि बोला था कि मैं आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। तो जो हमारी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली इस वीडियो के बाद वो होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। फिलहाल में शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन कि अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है उसमें अपॉइंटमेंट जो होता है लोकपाल में चेयरपर्सन का, वो कैसे होता है, वो कौन पर्सन होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको इज़ और हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये चीफेस्ट लिखा हुआ है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड हियर। ये आपका चीफ जस्टिस है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो चीफ जस्टिस रहे हों या हैं ऐसा पर्सन क्या लोकायुक्त लोकपाल का चेयरपर्सन बन सकता है। सेकंड ऑप्शन है हैज़ बीन और इज़ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों। सी ऑप्शन है इज़ और हैज़ बीन एन एमिनेंट पर्सन। और डी है इज़ और हैज़ बीन एन एडमिनिस्ट्रेटर विद एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपको कुल मिलाकर क्वालिफिकेशंस पूछी हुई हैं कि कौन सा पर्सन जो है कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस को फुलफ़िल करेगा जिसकी वजह से वो बन सकता है चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके लिए दिए हैं जैसे कि ABD, ABCD, BCD और ABC। तो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्यों है फोर्थ? क्योंकि ABC में आपको क्या दिया हुआ है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पर्सन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या है वो पर्सन बन सकता है, और एमिनेंट पर्सन है वो बन सकता है। इस तरह की क्वालिफिकेशन कहीं भी मेंशन नहीं है लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट में, इसलिए आपका ABC करेक्ट आंसर होगा और डी आपका नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके लिए जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको पढ़ना है और स्टेटमेंट आप जुड़े हुए हैं पंचायत से। तो पंचायत की जो ड्यूरेशन है, मतलब पंचायत की जो टर्म है उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जैसे कि आपके लिए ए वाला ऑप्शन दिया है कि पंचायत का जो टर्म है वो 5 years होगा जब पंचायत इलेक्ट होगी उस डेट से। बी ऑप्शन है A panchayat reconstituted after premature dissolution shall have a fresh term of 5 years election। बी ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है कि एक पंचायत जो है यदि उसका डिसोल्यूशन प्री मैच्योर हो जाए, मतलब 5 साल के पहले हो जाए, तो उसमें फिर अगले 5 साल के लिए फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। सी ऑप्शन है इफ़ रिजॉल्व अर्लियर देन द इलेक्शंस मस्ट टेक प्लेस विद इन 6 months ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। यदि डिसोल्यूशन पहले हो जाए तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। सी ऑप्शन ये दिया है आपको। डी दिया है इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड इलेक्शंस इन द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड इज लेस देन 6 months। 6 महीने का इलेक्शन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बी और डी ऑप्शन है ये हमारे दोस्तों इनकरेक्ट होंगे। इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि डी तो आपको दिख ही रहा होगा कि टोटली इनकरेक्ट दिया हुआ है कि इलेक्शन करवाए ही ना जाए। तो ये कौन सी बात हुई भाई, इलेक्शन तो कराना कंपलसरी है पंचायतों में। और यदि हम बात करें बी की, तो बी दिया हुआ है फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे यदि प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो उस बेसिस पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। इनकरेक्ट पूछा होता आपका तो हो जाता आपका बी और डी। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में दोस्तों अलग अलग टाइप के आंसर आपके हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड। क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ इस पर निर्भर होता है। बात करते हैं दोस्तों एक मैच द कॉलम क्वेश्चन की। मैच द कॉलम क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आप लोग सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कर लोगे आराम से। क्या लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल सिस्टम दिया हुआ है एक तरफ, सिस्टम लिस्ट में आपके लिए सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट्स, पंचायत और जुडिशियल सिस्टम एट यूनियन लेवल। तो दोस्तों जैसा कि मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी को बता चुका हूँ, एक सिंपल सा फंडा है भाई इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का। देखिए मैक्स द कॉलम जो होते हैं ना वो सबको पूरे आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि यदि आपको एटलीस्ट 2 मैक्स द कॉलम भी आ रहे हैं, आप कर पा रहे हैं 2 मैच द कॉलम को भी प्रॉपरली मैच, तो आप आंसर को डील कर लोगे। तो क्या दिया हुआ जैसे कि इलेक्टोरल सिस्टम। अब इलेक्टोरल सिस्टम की हम लोग बात करें तो भाई इलेक्शन की बात कहाँ की हुई है आप सभी जानते हैं, 324 से 329 में चुनाव आयोग की बात की हुई है। तो आपका ए का हो गया थर्ड।
अब यदि हम बात करें यहाँ पर पंचायत लॉ की, तो पंचायत आप देख लो, यानी कि सी वाला सी का होगा फर्स्ट, क्योंकि पंचायत की बात की हुई है 243 से लेकर 243 ओ में। तो सिंपल सा फंडा यार, सी का 1 और ए का 3rd। चलिए ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शन क्या है, ए का 3rd और सी का 1 आपके लिए पहले में मिल गया। अब ये देखते हैं क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में ऐसा कहीं आपके लिए मिल रहा है क्या इसको, कि भाई ए का 3rd दिया हो या सी का 1 दिया हो, तो नहीं दिया। आप देख सकते हैं बी में है सी का 4, सी 3rd में भी है सी का 4 और डी में है यानी कि फोर्थ ऑप्शन में सी का 3। तो ऑब्वियसली आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। तो इस तरह से भी आप ऐसे आंसर्स को डील कर सकते हो। दोस्तों ये जो 3 क्वेश्चन थे, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने थोड़े से टफेस्ट क्वेश्चन बनाए, यानी कि इन क्वेश्चंस में आपके लिए स्टेटमेंट थे, उन स्टेटमेंट के बेसिस पर आपके लिए ऑप्शंस को सिलेक्ट करना था। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया मैच द कॉलम का। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बेसिकली आपके बेस्ड हैं किस पर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, इसमें दोस्तों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका यूनिट नंबर 1 हो और चाहे वो यूनिट नंबर 10 हो। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साथियों यहाँ पर, टेक्नोलॉजी एक्ट से जुड़ा हुआ, ई गवर्नेंस प्लान से जुड़ा हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ। तो आपके लिए ये बताना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब आया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा सीक्वेंस है वो है सी, ए और बी। मतलब सबसे पहले दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है ई गवर्नेंस पर, उसके बाद एक एक्ट बनाया जाता है जिसका नाम है आईटी एक्ट, और उसके बाद में उस एक्ट के बेसिस पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लानिंग की जाती है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, ए और बी। बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की। फिर इनमें से कौन सा एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल करने का एग्जीक्यूटिव तरीके से। तो आपको जैसे दिया हुआ है पर्सनल मैनेजमेंट, तो दोस्तों ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुड़ा हुआ है, ऑर्डिनेंसेस एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। तो बचा क्या, प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों 2 तरह के होते हैं कंट्रोल, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। तो दोस्तों जो आपका एग्जीक्यूटिव है, इसके अलावा आपको लेजिस्लेचर है, जुडिशियल है, ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए किस तरह से लोग कंट्रोल करते हैं। बात करते हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कमीशन कंसिडर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे कमीशंस आए हुए थे। इन कमीशंस के बेसिस पर इन कमीशन में जो मेंबर्स थे, इसका इन कमीशंस के जो हेड थे, इन्होंने अलग बातों को बोला। तो किसने कहा या कौन सी कमीशन ने ये सुझाव दिया है कि आईएएस जो सर्विस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंडिस्पेंसेबल, मतलब ना अलग होने वाला एक हिस्सा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है यहाँ पर फर्स्ट ईयर से, मतलब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने ये बात कही थी। बात करते हैं साथियों सेवन्थ क्वेश्चन की। सेवन्थ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस के दिए हुए ऑप्शंस में से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप ध्यान सुनिएगा, नहीं आपको बताना है। तो दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, कंसेंसस ओरिएंटेशन, इक्विटेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड गवर्नेंस के। और ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका एक मिक्स क्वेश्चन है, 5 ईयर प्लान जुड़ा हुआ है। क्या दिया हुआ है आपके लिए कि कौन से 5 ईयर प्लान में गवर्नेंस के 6 क्राइटेरियाज के बारे में बताया हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस PYQs में बने हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं उन 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या क्राइटेरिया गवर्नेंस के बताए हुए हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 9th 5 ईयर प्लान यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला। यदि हम बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें बताया हुआ है कि आपके लिए एक इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है दिए ऑप्शंस में से जो ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ई गवर्नेंस इज़ ऑरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग 1970s। सेकेंड ऑप्शन है मीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ई गवर्नेंस प्लानिंग।
थर्ड है आपका डिजिटल इंडिया मिशन इज़ एन ई गवर्नेंस प्रोग्राम एंड नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि तीनों जो ऑप्शंस हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। मतलब जो ई गवर्नेंस है 1970s में आया, मिटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है इस ई गवर्नेंस को देखती है। डिजिटल इंडिया मिशन जो है ई गवर्नेंस प्रोग्राम का पार्ट है, और कहीं ना कहीं दोस्तों नन ऑफ द एबव हमारा यहाँ पर इस वजह से आंसर होगा। बात करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है साथियों कि विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी इज़ करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो करेक्टली मैच्ड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शंस यहाँ पर, जैसे कि ए है आयंगर कमेटी 1951 बता रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, कोरबला रिपोर्ट 1955, और सी है एप्पलवाई रिपोर्ट 1958। दोस्तों तीनों जो आपकी कमेटी हैं वो दोस्तों करेक्ट नहीं हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नन ऑफ द एबव। यदि इनमें से कोई सी भी करेक्टली मैच होती तो फिर आपका वो आंसर हो जाता। तो दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो आपको आई होप ठीक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए आप हमारा चैनल। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।